नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में, और मैं हूँ आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो लगी ही रहती है, लेकिन साथ साथ अस्वस्थता भी लगी रहती है। पॉल्यूशन कारण हो सकता है, दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है, लोग अपने ऊपर टाइम ही नहीं दे पाते हैं काम के आगे, हर समय बिजी रहते हैं, शेड्यूल इतना बिजी हो गया है, खान पान उनका चेंज हो गया है, कोई भी कारण मान सकते हैं। लेकिन साथ साथ क्या आप लोग ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप बीमार हैं, लगातार दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, लगातार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, काफ़ी सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन दवाइयाँ खाने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण वास्तु भी हो सकता है, क्योंकि वास्तु की बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है हमारे जीवन में। लेकिन किस तरीके से आप अस्वस्थ रहते हैं, कौन से घर के वास्तु दोष के कारण, घर के अंदर क्या वास्तु दोष है, किसके कारण, किस तरीके से आप अस्वस्थ रहते हैं और कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वास्तु में, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन कर चुकी हैं, 20 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग इनके पास आते हैं, अपने घर का वास्तु करेक्शन करवाते हैं। इसके साथ साथ ही मैम नकली आंख बनाने की एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही इनके जितने भी पेशेंट्स हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट तो करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। मैम, हम आपसे ये ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति अस्वस्थ कब होता है, घर में वास्तु दोष किस प्रकार से, कौन सा उत्पन्न हो जाता है, किस दिशा में उत्पन्न हो जाता है जब व्यक्ति लगातार दवाइयाँ भी खाता है और दवाइयों का असर नहीं होता उनको। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि घर में मंदिर सभी के होता है। कार्यक्रम देखने के बाद काफ़ी लोगों ने मंदिर की दिशा भी जान ली होगी कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिर के अंदर जब भगवान को स्थापित किया जाता है, मूर्तियां रखी जाती हैं, इसके बारे में लोग नहीं जानते। बहुत ही कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि घर के अंदर मूर्तियां कैसे रखनी है, किस तरीके से रखनी है। कहा जाता है, हमने भी ऐसा सुना है कि घर के अंदर एक देवी या देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए? मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, हम भारतीय हैं और हमारी एक रेगुलर टेंडेंसी, हम जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं, जितनी भी मंदिरें जाते हैं, उनके बाहर कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं और हम वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आ ही जाते हैं। अब हमारे जो दादा परदादा हैं, उनके 100 साल जब पूरे हो जाते हैं तो पुश्तैनी भी कुछ मूर्तियाँ हमारे पास आ जाती है। ऐसा सभी के साथ होता है। और अगर घर में 4-5 लोग हैं और वो 4-5 जगह अलग अलग जगह गए हैं, तो घर में आम तौर पर गणेश जी तो 10-12 सभी के घर में हैं। मानेंगे आप मेरी बात? अब क्या करें? तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने एक मंदिर बनाया है तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट को पूजा का स्थान बोला गया, कभी नहीं बोला गया वहाँ एक मूर्ति के लिए एक बड़ा सारा मंदिर निर्माण करें। ऐसा कभी ना करें। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा मंदिर बनाना भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि वहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर है। अगर वहाँ पे आपने भारी भरकम स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मार्बल की बड़ी मूर्ति लगाने के लिए बड़ा सारा मंदिर बना दिया, ये आपको अच्छा फल नहीं देगा, दुष्परिणाम देगा। हो सकता है आपने सिर्फ एक ही बड़ी प्रतिमा वहाँ लगाई है। रश्मि जी की बात पर आते हैं कि अगर आपने एक ही बड़ी प्रतिमा वहाँ लगाई है और बड़ा मंदिर बना दिया है वहाँ पर, और मूर्ति भी बहुत भारी भरकम मार्बल की है या किसी भी चीज़ की है, पर वो भारी है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं देना चाहिए, है ना? बट ऐसा नहीं है, वो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने वास्तु पुरुष के सर पर उतना दबाव डाल दिया। तो बात पहली हो गई कि एक मूर्ति भी रखने से कैसे नुकसान हो गया हमें, है ना? अब आ जाती है बात मल्टीपल मूर्ति रखने की। अब सब लोग थोड़े थोड़े मूर्ति लाए हैं, कुछ दादा दादी से हमें मिल गए, कुछ हम ले आए, कुछ हमारे बच्चे ले आए। अब इन मूर्तियों को हम रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, गलती से भी ये गलती ना करें। मंदिर में एक एक प्रतिमा रखें, उनका पूजा करें। अब आपके पास बहुत सारे फ़ोटो हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ, इनका क्या करें? अगर आप विसर्जन कर सकते हैं तो कर दें। कई बार ऐसे घर में द्वंद्व हो जाता है कि ये मेरी लाई भी है, इससे तो मैं विसर्जन करने नहीं दूंगा, तो क्या करें? उसे एक फ़ोटो की तरह कहीं भी स्थान दे दें समझ कर। लेकिन कभी भी उन सब का पूजा ना चालू करें, इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, उल्टा नेगेटिव आएगी।
मैंने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोगों को देखा। इवन मेरी एक बहुत परम मित्र है जो इनके साथ मैं नर्सरी से पढ़ते हुए आई और आज तक हमारी दोस्ती चलती आ रही है। उनके घर जाने से ये पता चलता है कि उनकी माताजी कभी कहीं घूमने नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनके घर में मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है जिसमें लाइन से मूर्तियाँ, मतलब वो जहाँ जाती हैं वहाँ से मूर्तियाँ ले आती है। वो डरती हैं कि अगर मैं विसर्जन कर दूँगी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। दूसरा, जब वो एक ही पूजा करती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने इनको अटेंशन ज़्यादा दे दिया, दूसरी मूर्ति को कम दिया, तो ये मेरे पे नाराज़ हो जाएंगी। तो वो सारे दिन इसी चीज़ से जूझते रहती है कि मैंने किसी को अटेंशन ज़्यादा तो नहीं दिया, किसी को कम तो नहीं दे दिया, वो मुझे नेगेटिव रिजल्ट देंगे कि नहीं। वो ये नहीं समझती भगवान ऊपर से नीचे उतर कर आकर हमें दंडित नहीं करते। हमारा दिमाग एक ऐसा जगह है जिसके द्वारा वो हमें दंडित करते हैं, हमें परेशान करते हैं। अब आप देखिए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया, उसमें मूर्तियाँ रखी। मैंने खुद जाकर उनका घर देखा हुआ है, तो मैंने देखा एक तो बहुत बड़ा मंदिर है। वास्तु पुरुष के किस हिस्से को हमने अफेक्ट किया? ब्रेन को, ठीक है। तो वो हमें क्या देगा? मानसिक समस्याएं देगा। उसके बाद बहुत सारी मूर्तियाँ रखी, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किया। किस पे क्रिएट किया? हमारे ऊपर क्रिएट किया। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन हुआ? हम ही डिस्टर्ब हुए। पूजा का उद्देश्य क्या है? मन की शांति। नॉर्थ ईस्ट में पूजा के बारे में बोला गया है, बार बार यही बात बोलूँगी, नॉर्थ ईस्ट में पूजा के बारे में बोला गया, मूर्ति मंदिर के बारे में नहीं बोला गया है। आप वहाँ एक चटाई ही बिछा लीजिए, बैठ के ध्यान करिए, वो ही आपकी पूजा है। मूर्ति बहुत सारे रख लिए तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो कतई ये गलती ना करें। मैम, आपकी बात पर मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब है पूजा का स्थान, ना कि मंदिर का स्थान, और सभी व्यक्ति तो नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाते हैं, तो क्या वहाँ पर एक छोटी सी फोटो या मूर्ति रखना भी वर्जित है? क्योंकि अगर नहीं तो फिर पूजा घर बनाए कहाँ? जैसे कि आपने कहा कि वह पूजा का स्थान है, मंदिर भी नहीं होगा, तो बैठिए, ईश्वर का मनन कीजिए वहाँ बैठकर, तब भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पूजा करने का स्थान है। तो मंदिर बनाना तो ठीक है ना, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा ज्यादा हैवी रखना, फोटोज, मूर्तियां या उनकी संख्या बढ़ा देना, ये अनुचित है, लेकिन मंदिर बनाना तो उचित है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। मैं मंदिर बनाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मंदिर तो आप बनाएं, पर छोटा बनाएं। आपको दो चीज़ का ध्यान यहाँ रखना ज़रूरी है कि वास्तु पुरुष का सिर वहाँ पर है, तो हम वहाँ ज़्यादा हेवी कंस्ट्रक्शन नहीं करें, ये पहला। तो अगर हम हेवी मंदिर बना दिए तो वो नेगेटिव रिजल्ट दिया। मंदिर हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिया, हेवी कंस्ट्रक्शन ने हमें नेगेटिव रिजल्ट दिया, तो हम हेवी कंस्ट्रक्शन मंदिर का वहाँ नहीं करेंगे, फर्स्ट चीज़। दूसरी बात जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में, कि जो आप वहाँ प्रतिमा रख रहे हैं, हर देवता की एक प्रतिमा रखेंगे। इसी के साथ, क्योंकि रेशमी जी ने मुझे बोला तो मुझे एक बात और ध्यान में आई कि हम कई बार क्या करते हैं, अवतारों के फोटोज़ लाते हैं ना, सब अवतार, जितने अवतार हैं सब एक फ़ोटो में होते हैं, तो हम सोचते हैं इसमें हम सब अवतारों की आराधना करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा शास्त्र इस बात को वर्जित करता है कि हमें अवतारों की वैसी फ़ोटो लाकर पूजा नहीं करना चाहिए। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, इवन अगर आपके मंदिर में एक से ज़्यादा शंख है तो ये भी वर्जित है। आपको एक ही शंख रखना चाहिए और एक ही आराधना पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बड़ी दुविधा लोगों की दूर की है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे ही सवाल चलते रहते हैं। और एक दुविधा मैं भी अपने दर्शकों की दूर करना चाहूँगी कि पिछले कार्यक्रम में कहीं हमने ये डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति थे, उनके घर का जो गेट है, एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस साउथ में था। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम हमेशा कहती हैं एंट्रेंस तो नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में था फिर भी उनको फायदा था। लेकिन साउथ में एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। साउथ में एंट्रेंस ठीक जगह पे होना चाहिए, ठीक डिग्री पर होना चाहिए, ये जरूरी है। तो मैम, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि व्यक्ति का स्वस्थ रहना और अस्वस्थ रहना, ये सभी वास्तु पर निर्भर करता है। यदि घर का कंस्ट्रक्शन ठीक तरीके से नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वह भी उसका कारण हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो पहली बात तो घर का निर्माण कैसे करे, दूसरी बात घर की किस दिशा में सोए, कहाँ बैठे, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे जरूर जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290
217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी उनके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी जानकारियां आपने प्राप्त की। आप जितने भी व्यक्ति हैं इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, आप यदि अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो आप भी अपने घर का नक्शा भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नक्शा ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये जो मैप है ये हमें एक व्यक्ति ने भेजा है जिनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये सुशील हैं, कोलकाता से हैं और इनका ये कहना है कि ये घर में 4 लोग हैं और चारों को गैलस्टोन की प्रॉब्लम है, खाना पचाने में समस्या होती है। और आप एक डॉक्टर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आपसे अच्छा उनको कोई ऑप्शन ही नहीं लगा। उन्होंने ही सोचा मैम दुनिया का उद्धार करती हैं तो क्यों ना हम भी अपना उद्धार उनसे ही करवा लें। तो इन्होंने अपना मैप हमें भेज दिया और तो हम चाहते हैं आप इसका जो है रीडिंग करें और उनको बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। जी सुशील जी, मैं आपका ये नक्शा देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा, ये रेक्टेंगल लिया इन्होंने भी, मतलब इन्होंने भी वास्तु के बारे में नॉलेज रखा है। बहुत अच्छा खोज खाज के इन्होंने घर लिया है इस घर में। लेकिन घुसने का मैं देख पा रही हूँ 2 एंट्रेंस है, कि इस तरफ भी है और एक उस तरफ भी है, तो 2 एंट्रेंस हो गया। अब इसको अच्छे से अगर स्टडी करते हैं तो हमने जब बोला क्या प्रॉब्लम है इनको, गॉलस्टोन की ना। गॉलस्टोन, हाँ, तो गॉलस्टोन मतलब अब हम वास्तु पुरुष को पहले देखेंगे। चलिए वास्तु पुरुष को देखते हैं। इधर उनका सर है, ये कान है, ये कंधा है और ये हाथ, ये कोहनी, और इधर का दूसरे तरफ का ये हाथ है, ये इधर हाथ आ गया यहाँ तक, और ये पैर का हिस्सा आ गया। तो ये बीच वाला उनका शरीर का हिस्सा आया। अब हम देखना चाहते हैं कि पेट का हिस्सा कहाँ पर आ रहा है। गॉल ब्लैडर आप सभी जानते हैं कहाँ होता है, ये दाहिने तरफ होता है हमारे बॉडी में और ठीक हमारे रिब्स के नीचे हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों होता है। चलिए इसी पोजीशन को हम इस नक्शे में खोजते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला बात तो उसी जगह ब्रह्मस्थान में, और ब्रह्मस्थान है इनका और मर्मस्थान भी है। देखिए मर्मस्थान के पास से एक दीवार जा रही है, किचन भी इन्होंने इसी जगह पे बना रखा है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो होता होगा इनको, वो खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाते होंगे, ठीक है, और ये बार बार पानी भी ज़रूर पीते होंगे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि ये व्यक्ति बार बार पानी पिएगा। इनके प्रॉब्लम मेन है मंदाग्नि की, है ना। जटाग्नि होती है, एक मंदाग्नि होती है, तो यह मंदाग्नि की समस्या है सबसे पहले। और एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है कि इनको हाइपर एसिडिटी रहती होगी इस नक्शे से। जो 4 लोग इस घर में रहते हैं उनको गॉलस्टोन तो ये चार्ट ही बता रहा है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ अगर ये उन्होंने नया घर लिया या इससे पहले किसी और घर में रहे होंगे तो ये समस्या नहीं रही होगी। अभी सभी को है, जितने भी लोग हैं इस घर में बच्चा भी पैदा होगा, वो भी बड़ा होगा, तो आप देखेंगे कि उनको भी ये सेम टाइप की समस्या होगी। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो ये घर ही बता रहा है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो खाना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बार बार पानी पीते हैं, इनको हाइपर एसिडिटी होती है, ये लगातार इनके साथ बना रहता है। और एक बात है कि देखिए अगर साउथ ईस्ट में, बार बार हम ये बात को बोलते हैं, अगर साउथ ईस्ट में हमने बेडरूम बना लिया तो ये भी एक कारण बनेगा हमारे टेम्परामेंट को डिस्टर्ब करने का और हमको हाइपर एसिडिटी देगा। तो बिल्कुल एकदम सीधा स्पष्ट रूप से इनके चार्ट में इंडिकेटेड है गॉल ब्लैडर की समस्या। मैं कोई और बीमारी तो बोलूँगी ही नहीं कि इनको है। खाना तो ये सही में नहीं पचा पाते हैं। अब एक और बात आप समझने की बात है कि किसी को अगर पेट की समस्या तो क्या रेक्टल प्रॉब्लम भी है, जैसे कि अगर खाना ठीक से नहीं पच पा रहा तो क्या उनको पाइल्स है या उनको हेमोरॉइड्स है या कुछ और टाइप की समस्या है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप ठीक से देखें, रेशमी जी ज़्यादा अच्छा से देख पाएंगी, आप देखिए जो रेक्टल हिस्सा है वहाँ पे कोई मर्म स्थान से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब अगर कभी इनका जांच किया जाए तो वो पता चलेगा। अब आप बहुत ताज्जुब की बात है, खा रहे हैं वो ठीक से नहीं पच रहा है, हाइपर एसिडिटी और ये सब टाइप की समस्या, लेकिन उनके
रेक्टल रीजन में कोई समस्या नहीं है। ये चारों के केस में ये चीज़ बहुत देखने लायक है कि इनके रेक्टल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ प्रॉब्लम जो है इनको बाइल से रिलेटेड है। तो बाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम प्लस हम यहाँ जो देख पा रहे हैं किडनी के हिस्से में भी इनके यहाँ पे मर्म स्थान अफेक्टेड है। तो किडनी से रिलेटेड भी इनको कोई समस्या होगी तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप किडनी की सारी जांच अवश्य करें। कुछ ना कुछ रूल आउट होगा कि किडनी में भी कोई समस्या है जिसको आप अभी तक नहीं समझ पा रहे। जी, लेकिन इनका एक सवाल और था। इनका कहना ये था कि हस्बैंड वाइफ जो है उनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा झगड़ा रहता है, तो उसका क्या कारण है? चलिए वापस उसी बात पे आ जाते हैं। साउथ ईस्ट में सो रहे हैं दोनों, तो पता है रात में जब ये सोने जाते होंगे तो वो उधर करवट करके सोते होंगे और मिसेज इधर। अब आप बोलेंगे हम आपके बेडरूम तक पहुंच गए। बात को यहीं समाप्त करेंगे। साउथ ईस्ट में सोना बंद करें क्योंकि यही आपके आपसी द्वंद्व का कारण है। जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका। आपने ये मैप रीड किया और उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। तो अब आ जाते हैं उस सवाल पर, क्योंकि जितने भी व्यक्ति अस्वस्थ होंगे तो इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप कब जवाब देंगी, क्योंकि आपकी तो टिप्स हो या आपके सवालों हमारे सवालों के जवाब आप दे रही हो। व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार है, अस्वस्थ है, तो घर के अंदर ऐसा कौन सा वास्तु दोष होता है जिसके कारण ऐसा हो रहा होता है? चलिए इसी पे अभी हमने आपको बताया कि साउथ ईस्ट में कोई व्यक्ति अगर सोएगा तो उसको नाना प्रकार की बीमारियां होंगी। तो साउथ ईस्ट को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम बेटर पोजीशन में चले जाए और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं जो अभी नॉन वर्किंग हैं उनको उस रूम में हम शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रूम है, हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है। तो अब मान लीजिए आप अपनी सासू माँ को यहाँ ले आई, ठीक है। मैं आपको एक बात दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनके दवाई के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। वो हर समय दवाई पे डिपेंडेंट रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खाएंगी और आप उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कभी भी जो एल्डरली लोग हैं उनको भी साउथ ईस्ट में ना सुलाएं, वरना आपके मेडिकल एक्सपेंस उनके पीछे काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो कभी भी साउथ ईस्ट में अगर आप हैं, आपका फैमिली का कोई भी मेंबर अगर साउथ ईस्ट में, यहाँ तक कि मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप छोटे बच्चे को भी ये रूम अगर दे दें यहाँ वो सोने लगे, तो टेम्परामेंटल प्रॉब्लम तो उनके रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके शारीरिक बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी। तो साउथ ईस्ट से बिल्कुल बचें अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो मैम आपसे बहुत सारी बातें हमें जानने के लिए मिलती हैं और हम इस खास मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देते। खासकर जब भी हम आपसे डिस्कशन करने बैठते हैं, कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो हमारा मन करता है कि बहुत सारी जानकारियां आपसे प्राप्त करते रहें। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय सीमित है, तो फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन जाने से पहले आपका एक टिप जिसका इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा एक टिप आपको देती हूँ। आपके बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो हर बात पे झूठ बोलते हैं। आपके जीवन में ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिनकी बातों पे आप 1% भी फेथ नहीं करते। आज जाते हैं उनके घर में, अगर आप उनके घर में जाएंगे तो ईस्ट का जो वॉल है ना, उसमें एक द्वार होता है जिसका नाम है सत्य। कितना कॉन्ट्ररी बात है, उसका नाम है सत्य। अगर ये द्वार आपके किसी भी कर्मचारी, दोस्त, निकटतम, इवन आपके घर में, तो लोग आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप कभी सच नहीं बोलेंगे। हमेशा ये द्वार अगर आपके घर में है, आपके स्टाफ के घर में, तो कोशिश करिए उस द्वार को बंद करने का, कहीं और द्वार बनाइए। सत्य का द्वार आपसे हमेशा झूठ बोलवाएगा। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और खासकर जिन दर्शकों का आप यहाँ पर मैप रीड करती हैं उनकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप यहाँ पर आती हैं, अपना कीमती समय देती हैं और बहुत ही सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी मैम से अगर बात करने के इच्छुक हैं तो नंबर्स आप नोट कर लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप अपने घर का मैप भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बस एक ही शर्त है कि मैप हाथ से बना हुआ नहीं, ऑटोकैड होना चाहिए। वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ज़रूर संपर्क कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अन्य प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए ही है। रोज़ इसको देखिए, रोज़ जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। लेकिन फिलहाल आज हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।